तो अब हम बात करेंगे जर्नल टॉक ऑन सीएसएस। तो इससे पहले कि जैसे कि हमने एचटीएमएल में भी करी थी जर्नल टॉक की, जिसमें हमने समझा था कि एचटीएमएल में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हमने अभी-अभी अपनी सीएसएस पूरी खत्म कर ली है, सारे टॉपिक्स मिला-जुला के, मतलब जितने भी बड़े-बड़े टॉपिक्स थे वो पूरी पीडीएफ हमने अपनी खत्म कर ली है। तो अब लास्ट में हमारी ये जर्नल टॉक है कि इसमें हमें पता चल सके कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक हमें पता होने चाहिए और कहाँ-कहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पहले ही बात करी थी 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहला पहला जो एक सेट होता है क्वेश्चंस का, वो कहाँ से बनता है? तो पहला तो वही बेसिक सेट होता है जहाँ पे आपकी बेसिक सीएसएस होती है। जैसे कि वो आपसे पूछ लेंगे बैकग्राउंड कलर क्या होता है? अ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज कैसा लगाते हैं? और बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, और ईटीसी ईटीसी। और दूसरा होता है कि एक जो क्वेश्चन मतलब आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे आते हैं। एक तो हो गया सिलेक्टर्स एंड कॉम्बिनेटर्स, बॉक्स मॉडल, pseudo क्लास एंड एलिमेंट, डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लोट एंड z index, specificity, box sizing, box sizing, 2D transform, flex box एंड ग्रिड, और आखिरी में हमारा RWD। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो क्या है, देखो, जो हमारी सीएसएस है उसमें क्या है, 2 तरीके से वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यूअर है या कोई और है। सबसे पहले आते हैं बेसिक क्वेश्चन, जिसमें कि मतलब बहुत बेसिक सवाल पूछेगा वो आपसे लैंग्वेज के बारे में। तो उसमें हमारे ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि बेसिक सीएसएस पूछ लेगा वो आपसे कुछ, कि कितने टाइप की सीएसएस होती है और सीएसएस हम क्या करते हैं? तो आप बताओगे उसे कि एचटीएमएल के एलिमेंट को हम स्टाइल करते हैं, या फिर वगैरह-वगैरह। जो भी बहुत मतलब बहुत ही बेसिक से सीएसएस के सवाल जो होते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन-सा वर्ज़न चल रहा है सीएसएस का, और सीएसएस 2 और सीएसएस 3 में क्या अंतर है, और वगैरह-वगैरह, जो छोटे-मोटे क्वेश्चन्स होते हैं। और 3 तरीके की सीएसएस होती है, उसमें क्या अंतर होता है, और बहुत ही मतलब बेसिक से वो आपसे सवाल पूछ लेगा इसमें। और फिर वो आपसे और कुछ बेसिक सवाल पूछ सकता है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है, और बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे इमेज रिपीट करती है बैकग्राउंड में, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और बॉर्डर रेडियस, और छोटे-मोटे ऐसे ईटीसी ईटीसी, मतलब छोटे-मोटे क्वेश्चन ऐसे ही वो आपसे पूछ सकता है। इसमें वो आपसे ऐसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब छोटे-मोटे थोड़ा छोटे-मोटे लॉजिक वाले, लॉजिक तो होता नहीं सीएसएस में, तो छोटे-मोटे मतलब आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको जानने के लिए कि आपको सीएसएस के बारे में कितना पता है। जैसे वो पूछ लेगा कि बैकग्राउंड कलर और कलर में क्या अंतर होता है, तो आप बताओगे आपकी बैकग्राउंड कलर किसी के पीछे लगता है, और जो कलर होता है उससे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। तो ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन आप मतलब बता दोगे बहुत ईज़िली। फिर एक जो सेक्शन आता है, ये दूसरा वाला, यहाँ से तो मतलब मान लो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और आप वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप उसको अच्छे से आंसर करो, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ अगर, तो हाँ, तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा सिलेक्टर्स एंड कॉम्बिनेटर। तो वो पूछ लेगा कि आपसे बताओ कि कौन-कौन से डिफरेंट सिलेक्टर होते हैं। और जब मैं सिलेक्टर बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब वो आईडी और वो क्लास वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो हमारे एडवांस सिलेक्टर होते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर हो गया, और फिर कॉम्बिनेटर में वो आपसे वो डिसेंट सिलेक्टर पूछ लेगा, या फिर वो सिबलिंग वाला पूछ लेगा। तो उसमें वो थोड़ा आपको मतलब ट्रिक करने की कोशिश करेगा कॉम्बिनेटर से। नॉर्मल कॉम्बिनेटर नहीं पूछेगा, वो 3 जो होते हैं हमारे पास। फिर आता है बॉक्स मॉडल, ये तो वो पूछेगा ही पूछेगा। सीएसएस का बारे में आपको कितना पता है,
ये आपको पता चलता है कि आपको कितना पता है बॉक्स मॉडल के बारे में। तो सबसे ज़्यादा अगर सीएसएस का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बॉक्स मॉडल है। फिर देखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। तो उसके बारे में हमने बात करी थी बहुत, कि सूडो क्लास पूछ लेगा वो आपसे, बताओ कि दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों कैसे डिफरेंट हैं। तो इनके भी बारे में वो काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कि फिर आप बताओगे कि जो सूडो क्लास होती है वो स्पेसिफिक स्टेट होती है, सूडो एलिमेंट स्पेसिफिक पार्ट होता है एक एलिमेंट का। फिर वो पूछेगा कि बताओ कि वो डबल कॉलन और सिंगल कॉलन में क्या अंतर होता है। तो आप बता दोगे कि एक क्लास है, एक एलिमेंट है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे वो कुछ आपसे सवाल पूछ सकता है। और फिर डिस्प्ले, इसके बारे में वो पूछेगा आपसे कि बताओ इनलाइन ब्लॉक में क्या अंतर होता है। ब्लॉक और देखो, ब्लॉक और इनलाइन के बारे में वो नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पता है कि आपको पता होगा। इसमें वो आपसे पूछेगा कि इनलाइन ब्लॉक क्या होते हैं, इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, तो इनके बारे में वो पूछ सकता है आपसे। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसको मैं अभी के लिए थोड़ा रफ कर देता हूँ। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज अ पोजीशन के बारे में, वो इसमें वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा। किसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में, एक एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में और दूसरी एक होती है रिलेटिव पोजीशन। इन दोनों के बारे में वो आपसे बहुत अच्छे से पूछेगा और आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ करके बताना है। जैसे कि एब्सोल्यूट में क्या होता है, जिस पे आप लगाओगे वो रिलेटिव हो जाता है पेरेंट के, और रिलेटिव में क्या होता है, सिर्फ रिलेटिव हो जाता है अपने कंटेनर के। तो काफ़ी छोटी-मोटी बातें हैं, इनको हम थोड़ा 2-3 बार पढ़-पढ़ के हम इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव आपसे पूछ सकता है, और यही पूछेगा वो आपसे। वो डब्बा हट गया ना, येलो वाला। और मैं इसे दोबारा ब्लू कर लेता हूँ। फिर बात करते हैं फ्लोट और जेड इंडेक्स की। तो जेड इंडेक्स के बारे में वो इतना कुछ खास पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है तब भी लेयर्स के बारे में। फ्लोट के बारे में वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि फ्लोट का आपको पता है कहाँ-कहाँ फ्लोट होते हैं, और पूछेगा कि किसी के आस-पास फ्लोट आपको अगर नहीं कराना तो आप कौन-सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? ऑफ कोर्स हम क्लियर यूज़ करेंगे। और फ्लोट के बारे में जनरली आपसे पूछेगा कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है? जैसे कि एक आप नैव बार बना सकते हो फ्लोट से, और कोई भी 2 एलिमेंट है उनको किसी बॉक्स के अंदर लेफ्ट फ्लोट करा के और राइट फ्लोट करा के आप अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो वो आपसे पूछेगा कि एप्लीकेशन बताओ कि फ्लोट आप कैसे-कैसे और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो बड़ा ही छोटा-सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमारा कौन-सा टॉपिक है? स्पेसिफिसिटी। ये मतलब काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि ये बहुत कम लोग को पता होता है कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिसिटी के बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि जो सीएसएस है, वो क्या करती है, जो हमारे सिलेक्टर हैं सीएसएस के, उनको कुछ पॉइंट्स दे देती है और फिर डिसाइड करती है कि जिसका पॉइंट ज़्यादा होगा वही वाली सीएसएस रूल लगेगा। तो सेम एलिमेंट पे लगता है, तो ये वो स्पेसिफिसिटी होता है। फिर आता है बॉक्स साइजिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, कि बॉक्स साइजिंग आपको पता होना चाहिए और कैसे आप रीसेट कर सकते हो सीएसएस को बॉक्स साइजिंग लगा के, और वगैरह-वगैरह। बॉक्स साइजिंग के बारे में छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर 2D ट्रांसफ़ॉर्म, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको भी आप किसी एलिमेंट को हिला सकते हो किसी कंटेनर के अंदर। तो इसमें एक ट्रांसलेट होता है, और मुझे याद नहीं आ रहा है अभी ऑफ़ कोर्स। ट्रांसफ़ॉर्म के अंदर शायद एक ट्रांसलेट होता है, और एक दूसरा कौन-सा होता है मुझे याद नहीं आ रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोटेट नहीं होता ऑफ़ कोर्स इतना इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेट होता है, रोटेट होता है, और पता नहीं कौन-सा होता है, कोई एक और होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनमें। वो भी शायद टी से ही होता है कुछ। अगर मैं अगर मैं 2 मिनट के लिए पीडीएफ खोल दूँ, और अगर मैं यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं है क्या? है, ट्रांसफ़ॉर्म। ओके। हाँ, तो इसमें कौन-कौन से ट्रांसफ़ॉर्म थे मैं भी भूल गया हूँ। स्क्यू और स्केल, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के बारे में पूछते हैं वो काफ़ी। हाँ, ठीक है, सही था मैं। ट्रांसलेट और स्क्यू के बारे में पूछ लेते हैं कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा। लेकिन ज़्यादा वो ट्रांसलेट के बारे में पूछना पसंद करते हैं। पूछेंगे कि बताओ इसको हम -50 दे दें तो बॉक्स कहाँ मूव करेगा? फिर +50 दे दें तो कहाँ मूव करेगा? और एक और बात है कि ये जो बॉक्स मॉडल है उसमें सारी चीज़ आती हैं, मार्जिन, पैडिंग, कंटेंट, बॉर्डर, तो उसमें सारी चीज़ आती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताना भूल गया था उस टाइम पे। उस टाइम पे से मेरा मतलब है जो अभी मैं बात कर रहा था बॉक्स मॉडल की। अब हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक अगर कोई है,
तो वो है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। एक बार को ग्रिड नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना स्टेबल, हमने पहले ही बताया था स्टेबल नहीं है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स तो वो 100% पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा हो नहीं सकता वो फ्लेक्स बॉक्स के बारे में ना पूछें आपसे। तो फ्लेक्स बॉक्स तो मतलब आपको एकदम याद होना चाहिए पूरा का पूरा। फिर आखिरी में आपके पास आता है RWD, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, जिसका हमने पहले ही पढ़ा है। तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ कैसे अपनी वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव बनाओगे, कौन से यूनिट्स यूज़ करोगे, कैसे आप ब्रेक पॉइंट यूज़ करते हो, और नॉर्मली जनरल सी बात पूछेगा वो आपसे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में। ऐसा कोई बहुत हाई-फाई नहीं पूछेगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में, बट ठीक है, मतलब नॉर्मली पूछ लेगा वो आपसे RWD के बारे में। और मतलब सीएसएस में ऐसी है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ कोर्स, तो सबको याद रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आपको थोड़ा-थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किसी के सबके बारे में। अब इसमें से बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो अगर उनको मैं थोड़ा तो अगर बात करें कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे ही जाते हैं, तो उसमें आता है बॉक्स मॉडल, ये पता होना ही चाहिए। एक मिनट में थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं बॉक्स मॉडल। ये आपको पता होना ही चाहिए, मतलब कंफर्म होना चाहिए, मतलब आपको याद होना चाहिए एकदम। डिस्प्ले, पोजीशन, स्पेसिफिसिटी और फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, NRWD। अभी-अभी मैंने जिन-जिन में पिंक टिक लगाया है, ये तो मतलब वो कंफर्म पूछेंगे ही पूछेंगे, और यही फाउंडेशन है सीएसएस की। अगर आपको कभी सीएसएस रिवीजन भी करनी है, तो अगर आप यही टॉपिक बार-बार रिवीजन करते रहोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे सीएसएस में। बॉक्स मॉडल से अगर आपने बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, तो मान लो कि आपने आधी सीएसएस पढ़ ली। फिर आपने ये डिस्प्ले, पोजीशन और ये फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लिया, तो आपने आधी सीएसएस वहाँ पे सीख ली। और फिर RWD तो बहुत छोटी सी बात है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन जिनमें मैंने अभी पिंक टिक लगाया है, ये तो मतलब आपको आने ही चाहिए, मतलब आने तो ऑफ कोर्स ये आपको ये जो दूसरा वाला बॉक्स है, इनकी सारी चीज़ आनी चाहिए, लेकिन एक कहते हैं कि अगर आपको रिवीजन करना है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए वो चीज़ें, तो आपको ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं सब रब कर देता हूँ। हाँ, तो मैं बस यही कह रहा था, देखो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये जिसको मैं पिंक बॉक्स में बांध रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक, ये आप एकदम याद कर लो। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, और इनकी जो-जो वैल्यूज़ हैं वो भी याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसएस में। क्योंकि पूरी सीएसएस, मेन सीएसएस इसी डब्बे के अंदर है। अगर आपने एक बार ये मास्टर कर लिया, तो मतलब आपने सीएसएस मास्टर कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलने वाला था। तो ऐसे हम सीएसएस को मास्टर कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी हम सीएसएस की प्रॉपर्टी को एकदम याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सीएसएस में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, और बार-बार प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ ऐड होती रहती है। तो आप अगर मेमोराइज़ करोगे चीज़ों को, मेमोराइज़िंग लिखा है मैंने यहाँ पे, तो अगर आप चीज़ों को मेमोराइज़ याद करने की कोशिश करोगे ना बार-बार, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसका सीएसएस की प्रॉपर्टी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीज़ों को बार-बार यूज़ करो, ताकि वो आपको याद ही हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे कि हाइट और विड्थ, आप इनको इतनी बार यूज़ करते हो कि आपको एकदम याद हो जाती है हाइट और विड्थ। तो ऐसे ही आप इन प्रॉपर्टीज़ के साथ भी करो, और जो सीएसएस की और प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देखोगे कि आप अगर एक बार एक वेबसाइट बनाओगे, तो देखोगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बार-बार यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइट और विड्थ बार-बार यूज़ होती है, बैकग्राउंड कलर बार-बार यूज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बार-बार यूज़ होता है, ये बॉक्स मॉडल बार-बार यूज़ होता है, डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बार-बार, फ्लेक्स बॉक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको याद नहीं करनी सीएसएस कभी भी। तो आपको कभी भी सीएसएस याद नहीं करनी है, आपको बार-बार प्रॉपर्टीज़ को इतना यूज़ करो कि आपको याद हो जाए। दूसरी बात, मैं करना चाहूँगा जनरेटर के बारे में। अब ये जनरेटर क्या होते हैं? तो क्या होता है कि एक बार आपने सारे टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए, आपने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए, मतलब आपने सब कुछ एकदम डन कर दिया अपना सीएसएस में। फिर बात आती है सीएसएस जनरेटर की। तो क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन कुछ जनरेटर्स होते हैं जिनके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि हमारी हेल्प करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस थोड़ा फ़ास्ट लिखने में, और ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा सीएसएस में। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मान लेते हैं, अ, हाँ, जैसे कि अगर आप गूगल में जाओगे और लिखोगे सीएसएस जनरेटर्स, तो आपको बहुत सारी नॉर्मल सी वेबसाइट मिल जाएँगी। जैसे कि मैं पहली वाली खोल लेता हूँ। तो देखो, जैसे ही आप ये खोलोगे, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे इसमें सीएसएस के। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर। अब देखो आपको कैसा बॉर्डर चाहिए? आपको ब्लैक बॉर्डर चाहिए, या फिर सेम साइड में चाहिए, या सब साइड में डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर चाहिए?
तो ये एक जनरेटर है, ये आपको कोड जनरेट करके देता है। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोड लिखा आ रहा है और जैसे ही आपको कुछ पसंद आ रहा है, आप देख के इसमें कर सकते हो। जैसे आपको ग्रोव पसंद आ रहा है, आपको उसकी विड्थ कितनी चाहिए और जैसे कि आपको डबल बॉर्डर चाहिए, तो फिर आप यहाँ से आप देखो, आपको पहले देख लो कि आपको पसंद आ रहा है। जैसे ही आपको पसंद आ रहा है, आप यहाँ पे ये कॉपी कर लो और फिर अपने पेड पेस्ट कोड में जाके पेस्ट कर दो उसको। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे जनरेटर हैं। बैकग्राउंड ग्रेडियंट जनरेटर है, जो कि बहुत बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले वो जो प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से आनी चाहिए। इनका आप तब यूज़ करो अगर देखो, अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई ऐसी मिल जाए जिसको मैं बता सकूँ अच्छे से। टेक्स्ट कलर तो बड़ा सिंपल है। मुझे कोई अच्छा-सा मिले। ट्रांजिशन, देखो ट्रांजिशन के बारे में बताता हूँ मैं। देखो ट्रांजिशन में आप इसमें क्या है, कोई भी ट्रांजिशन बना सकते हो देखो। ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर, कहाँ से कहाँ कलर चेंज होगा, ड्यूरेशन वगैरह, और ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है सीएसएस में। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। इसमें आप ड्यूरेशन दे सकते हो, डिले दे सकते हो और बाद में आपको कोड मिलेगा, आपको कॉपी और पेस्ट करना है अपने कोड में। लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम, इसमें देखो 2 चीज़ें हैं। एक क्या होता है, नॉर्मल अगर सीएसएस लिखने बैठूँगा मैं अपने हाथों से, वैसे 1 मिनट येलो कर लूँ दोबारा से। तो देखो अगर मैं अपनी नॉर्मल सीएसएस लिखने बैठूँगा ना ट्रांजिशन को लेके, तो मुझे अराउंड से अराउंड, अगर मैं सीएसएस लिखने बैठूँगा ट्रांजिशन के लिए, तो मुझे अराउंड से अराउंड मान लो मुझे कम से कम 20 से लेके 25 मिनट लग सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल से सीएसएस लिखना शुरू करूँ ट्रांजिशन किसी भी इफ़ेक्ट के लिए। और वही अगर मैं कोई जनरेटर यूज़ करूँगा, सीएसएस का ऑफ कोर्स ऑनलाइन जनरेटर, तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे मुझे बनाने में और सेम टू सेम चीज़ और कोड भी मिल जाएगा मुझे। तो इसका ये जनरेटर का, ऑनलाइन जनरेटर का यही फ़ायदा है कि आपको क्या है कि आपको बहुत तेज़ी से मिल जाती है वो चीज़। देखो यहाँ पे मुझे कोड मिल गया, इसे कॉपी पेस्ट करो अपने और वहाँ जाके पेस्ट कर दो अपने कोड में। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैसे बन रहा है। लेकिन इसके लिए क्या है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ऑफ कोर्स। पहले आपको वो चीज़ पहले अपने हाथों से आनी चाहिए, जैसे ट्रांजिशन हमने बहुत करे हैं। तो पहले आपको वो अपने आप से आनी चाहिए और फिर बाद में आपको जब एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए, वो एकदम याद हो जाए प्रॉपर्टी वगैरह, तो जब आपको जल्दी काम करना हो तो आप ये जनरेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ट्रांसलेशन है, स्केल है, और ऐसा कोई भी इसमें चीज़ नहीं होगी जो हमने पढ़ी नहीं होगी। सारी की सारी चीज़ हमने पढ़ी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तो देख लेना ये वाली वेबसाइट भी एक बार। गूगल में आके सीएसएस जनरेटर लिखना और सबसे ऊपर आके वेब कोड डॉट टूल्स के नाम से होगा ये। तो उसमें आप कुछ भी देख सकते हो नॉर्मली। की फ्रेम वाला देख सकते हो जो हमने एनिमेशन पढ़े थे, कितने देर के लिए होना चाहिए, कितने मिली सेकंड के लिए होना चाहिए, तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। तो उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। अम, हाँ, तो ये ऐसे होते हैं, इनको हम देख सकते हैं कुछ-कुछ। एक बड़ा अच्छा होता है जिसका नाम है वेब जनरेटर सीएसएस। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसको मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बना देता है आपके वेब पेज में। कई बार हम कुछ वेब पेज देखते हैं जिनमें कुछ जनरेटर टाइप होते हैं, तो उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। एक आता है हमारा, एक आता है टेक्स्ट जनरेटर सीएसएस। टेक्स्ट जनरेटर सीएसएस। तो देखो, टेक्स्ट जनरेटर अग्री, टेक्स्ट जनरेटर ये तो बहुत ही बेकार है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, मतलब ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएँगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काम करने में। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो। देखो उसका कोड आपको मिल जाएगा, आप इसका कोड कॉपी पेस्ट कर लो और अपने उसमें जाके आप पेस्ट कर दो। अगर आपको ऐसी वेब क्रिएट करनी है अपने वेब पेज में, इसको आप कितना भी चेंज वगैरह कर सकते हो। लाइक 3% तो बहुत कम हो गया। 50% हो गया, आप कलर चेंज करना है, ये तो ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। तो ये ऑनलाइन जनरेटर, इनको हम बना सकें, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली जो चीज़ मैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है फैब आइकन जनरेटर। तो हमने बात करी थी एचटीएमएल में कि हमारा फैब आइकन होता है जो ऊपर पे आता है, जैसे इसमें ब्लू आ रहा है, यहाँ देखो ये आ रहा है, और जिससे भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ देखो उसमें कैमरा बना आ रहा है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ओके, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कौन सा यूज़ करा था।
फैब आइकन, हाँ, तो मैं बहुत बार मैं ये वाला जनरेटर यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी फ़ोटो दे दो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डाउनलोड्स में आके ये फ़ोटो दे देता हूँ। तो देखो, आपके देखो हर उसमें बता देगा डिवाइस में कि आपको देखो मोबाइल में कैसा दिखेगा, और अपने आप से एक फ़ोल्डर क्रिएट करके दे देगा, और वो फ़ोल्डर आपको उठा के अपने वेबसाइट है उसमें डालना है, और फिर अपनी देखो आपका हर जगह बन जाएगा। देखो फ़ोन में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप विंडोज़ मेट्रो में कैसा दिखेगा, मैक ओएस में कैसा दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है, आप ऐसे टूल्स का यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सारी बातें हमने कर ली हैं जनरल सीएसएस के अंदर। अब एक लास्ट बात मैं करना चाहूँगा कि सीएसएस अगर जैसे क्या होता है, अभी हमने क्या ना, सीएसएस में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। थोड़ा मैं ट्रिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सीएसएस में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि बैकग्राउंड ये कर दो, होवर पे ये कर दो, और बैकग्राउंड के ऊपर लिखना शुरू कर दो, एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट कर दो, ये वगैरह वगैरह, तो जो कि कुछ काम की नहीं होती, मुझे नहीं लगता कुछ काम की होती है। रियल रियल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपको वेबसाइट बनाने में आपके काम आए और आप उनको यूज करो एट द एंड। वो नहीं होती कि आपको देखने में कोई चीज़ कूल लग रही है तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो आप। जैसे कुछ लोग होता है, कुछ वो अजीब से शेप बनाते हैं सीएसएस में, तो उसका कुछ यूज़ ही नहीं है रियल वेबसाइट में। आप एज़ अ प्रैक्टिस यूज़ एज़ अ प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे रियल लाइफ में तो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन आप चीज़ों को ऐसे सीखो कि आप उनको यूज़ कर पाओ अपनी वेबसाइट में या फिर कहीं और, फिर फालतू में चीज़ों को पढ़ने का फ़ायदा तो है नहीं ऑफ कोर्स। तो बात मैं कर रहा था ट्रिक्स की। तो सीएसएस में क्या है ना कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो सबसे अच्छा सीएसएस को पढ़ने का तरीका क्या है? आप एक चीज़ पढ़ो, ठीक है? आप कोई टॉप जैसे कि आप मान लो आप फ्लोट आप बॉक्स साइज़िंग पढ़ रहे हो, ठीक है? आपने बॉक्स साइज़िंग पढ़ी, आपको समझ में आ गई। आप गूगल वगैरह में जाओगे, यूट्यूब वगैरह में जाओगे, आपको पचासों ट्रिक मिल जाएँगी बॉक्स साइज़िंग की। उनको आप अभी के लिए मत देखो, और आप बस देखो कि आप उसको छोटा-सा छोटा-मोटा यूज़ कैसा है उसका, और फिर आप आगे बढ़ जाओ। और अगर ऐसा होता है कि कभी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रिड पढ़ा, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे कि ग्रिड में आपको एरिया नेम समझ में नहीं आया। मैं ऐसी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक, एरिया नेम आपको समझ में नहीं आया। तो आप उसको बस एक 15-20 मिनट पढ़ो, समझ में आया तो ठीक है, वरना आप उससे आगे बढ़ जाओ। सीएसएस में ऐसे ही होता है, थोड़ी-सी चीज़ पढ़ो, समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लेंगे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मेरे को बहुत से टॉपिक्स आते हैं, बहुत से टॉपिक मुझे नहीं आते हैं, और जो मुझे नहीं आते उनको मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ आगे चलता हूँ। फिर ऐसे ही आप जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो जैसे आप उस चीज़ को जितना यूज़ करोगे तो वो आपको चीज़ अपने अपने आप ही उतनी आ जाएगी। ऐसा सीएसएस में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं सारी चीज़ें याद कर लूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लूँ, सारी वैल्यूज़ याद कर लूँ, तो उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है और वो यूज़ भी नहीं हो पाती। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा फ्रेमवर्क के बारे में। हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा फ्रेमवर्क के बारे में सीएसएस के। तो सीएसएस के फ्रेमवर्क हमारे क्या होते हैं? ये मैंने टेढ़ा क्यों लिख दिया? अच्छा, मेरा माउस टेढ़ा है। हाँ, अब मैं बात करना चाहूँगा सीएसएस के फ्रेमवर्क के बारे में। तो अभी इस टाइम पे हमारे पास सीएसएस के मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब है काफ़ी सारे, मतलब 7-8 फ्रेमवर्क होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन उनमें से क्या है, 2 फ्रेमवर्क हैं। एक है बूटस्ट्रैप, एक है बूटस्ट्रैप और एक है टेलविंड। तो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है हमारा बूटस्ट्रैप और टेलविंड। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आप फ्रेमवर्क सीखो, तो आप क्या है इन दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क को चूज़ कर सकते हो, या तो बूटस्ट्रैप या फिर टेलविंड। दोनों को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सीएसएस होती है उनमें, आपको बस क्लास लगानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलविंड में क्लास होती है एमएक्स5, वो क्या करता है हॉरिज़ॉन्टली मार्जिन दे देता है, तो मार्जिन तो हमने पढ़ी है सीएसएस में। तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं होती इन फ्रेमवर्क में सीखने के लिए। ऑफ कोर्स मैं सीएसएस के फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, मैं अभी और किसी फ्रेमवर्क के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस के फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ कि कौन सा सीखें। लेकिन 2 चीज़ें और हैं। अगर आप सीखने जा रहे हो ये 2 फ्रेमवर्क जिनका नाम है बूटस्ट्रैप और सीएसएस बोल रहा हूँ, बूटस्ट्रैप और क्या नाम था, टेलविंड। देखो अगर मैं थोड़ा-सा गूगल करके दिखाऊँ
तो लिखोगे आप बेस्ट CSS फ्रेमवर्क। तो देखो मैंने कहा था बहुत सारे हैं, Vue.js, ऑफ कोर्स JS का, ये पता नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पे। देखो अगर आप देखोगे तो CSS के बहुत से फ्रेमवर्क हैं जो कि बहुत फेमस हैं। पहला तो बूटस्ट्रैप है, जिसका हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, जो कि ट्विटर ने बनाया है बूटस्ट्रैप, और एक है टेलविंड CSS। तो ये दोनों बहुत फेमस हैं। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी फ्रेमवर्क सीखना है तो आप इन दोनों में से कोई एक सीख सकते हो। और फिर फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी एक फ्रेमवर्क है। बूमा एक फ्रेमवर्क है, स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है। और देखोगे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो कुछ होते नहीं है वो, मान लो कि एक टूल टाइप है फ्रेमवर्क, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कोई भी फ्रेमवर्क सीखने से पहले कि आपकी CSS बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क पे डिपेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बार बार सेम चीज़ बनती है, इसलिए मज़ा नहीं आता फ्रेमवर्क में। तो जो फ्रेमवर्क हैं वो आप उन पे आप तभी जंप करो जब तक आप CSS को अच्छे से ना सीख लो। जब आपको लगे आप CSS को बहुत अच्छे से सीख लियो, CSS को बहुत अच्छे से सीखने का मतलब है कि CSS को अच्छे से सीखने का मतलब है कि आपने कम से कम 5 से लेके 10 वेबसाइट बनाई है प्योर CSS यूज़ करके, प्योर CSS। तो ही जाके आप किसी फ्रेमवर्क में कूदो, ठीक है? आपने एक बार अच्छे से मास्टर कर ली CSS, मास्टर तो हम नहीं कर सकते CSS को, ये बात चाहे मानो चाहे मत मानो, लेकिन CSS को मास्टर करना बहुत मुश्किल है। कई-कई टाइम में उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाती हैं, कभी उसमें कुछ हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा मुश्किल है उसको मास्टर करना, और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि आप CSS के बूटस्ट्रैप या टेलविंड, इन पे आप तभी जंप करो सीखने के लिए जब आप कम से कम 5 से लेके 10 अच्छी-अच्छी वेबसाइटें बना लो प्योर CSS यूज़ करके। क्योंकि CSS की खासियत यही है कि CSS देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन जब हम उन्हें वेबसाइट में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है CSS। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि कम से कम 10 तो नहीं, लेकिन कम से कम 5 वेबसाइट तो आप बनाओ, जो कि आप यूज़ करो प्योर CSS। तो आपकी CSS क्या होगा, अच्छी हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रैक्टिस CSS है, उसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 5 वेबसाइट मिनिमम, 5 वेबसाइट बनाएँगे हम प्योर CSS का यूज़ करके। और उनका हमारा एम एक ही होगा कि अपनी CSS अच्छी करें, इम्प्रूव CSS। तो सबसे उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि उसमें हम अपनी CSS इम्प्रूव करें। अगर हम 5 वेबसाइटें बना देंगे प्योर CSS का यूज़ करके, तो ऑफ कोर्स हमारी CSS काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ ये हमारे जनरल टॉक CSS का ख़त्म होने की बारी आ चुकी है। और ऐसा मुझे लगता नहीं कि कुछ छूट गया हो CSS में जो मैंने नहीं बताया हो। और जो मैंने नहीं बताया ट्रिक्स वगैरह, वो हम जब वेबसाइट बनाएँगे तो हमें समझ में आ ही जाएँगी। वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, कवर करने की कोशिश करी कि मैं सब कुछ CSS में कवर कर लूँ। तो मैंने उसको सब मिला-जुला के पीडीएफ से लेके, और जो चीज़ें मैंने पीडीएफ में इंक्लूड नहीं करी थी, उनको मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में बता के वीडियोज़ में बता दिया। तो यहाँ पे ये खत्म होती है वीडियो।